हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटीज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरिहंत का सैम्पल पेपर 8। तो सैम्पल पेपर 1 से लेकर 7 तक जो है ये आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे और वहाँ पे मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन सैम्पल पेपर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स के अगर सैम्पल पेपर चाहिए ओसवाल के, तो उसकी भी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन ए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको ज्वाइन करना है। तो पहला यहाँ पे बोल रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये पूरा है ना यूएन की एजेंसीज एंड यूएन के ऑर्गन्स हैं, तो आपको इससे मैच करना है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है ये क्या चीज़ें देखती है, ये देखती है इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर्स को। ठीक है ना। तो ए का आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद बी का देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या काम करता है, ये करता है जो कंट्रीज के प्रॉब्लम्स है ना उनको सुलझाता है, उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी का 1। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये क्या काम करता है, ये करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को कायम रखता है। और जनरल असेंबली जो है यहाँ पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं ग्लोबल इश्यूज को लेके। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4132। ठीक है ना। तो 4132 आप इसको मैच कर लेना एक बार। उसका सेकंड क्वेश्चन है द 14th समिट ऑफ नैम वाज हेल्ड इन। तो 14th नंबर की जो नैम की समिट हुई थी ना, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो ये हेल्ड हुई थी हवाना में। 2006 में हुई थी। ये हवाना कहाँ पे है, ये क्यूबा में है। ठीक है ना। तो अभी जो नेक्स्ट नैम की जो समिट होगी ना 2024 में होगी, और ये युगांडा में होगी। युगांडा कहाँ है, ये अफ्रीका का कंट्री है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे द सुपर सेंडिंग एजेंसी ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज। तो सुपर सेंडिंग एजेंसी क्या है आज की डेट में, प्लानिंग कमीशन को जिसने रिप्लेस कर दिया है, तो ये है नीति आयोग। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद फोर्थ आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ यूएन इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड कौन सी एजेंसी है, तो ये है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हाउ मेनी कंट्रीज फॉट अगेंस्ट इराक ड्यूरिंग द फर्स्ट गल्फ वॉर। तो फर्स्ट गल्फ वॉर किसके बीच में हुई थी, ये इराक एंड कुवैत के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे जो कुवैत को बचाने के लिए जो कंट्रीज इराक के अगेंस्ट में हो गए थे, तो ये कंट्रीज थे 34 कंट्रीज थे टोटल, जिसमें अमेरिका था, नाटो था, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के जो कंट्रीज हैं वो थे। ये सारे के सारे मिलके जो हैं ये अगेंस्ट में हो जाते हैं इराक के। और इराक के साथ में कौन था, ये जैसे सऊदी अरेबिया था, यमन था, ये इसके साथ में थे। उस समय पे सद्दाम हुसैन थे यहाँ के लीडर। सिक्स क्वेश्चन देखेंगे द प्लानिंग कमीशन वॉज डिसॉल्व्ड इन विच ईयर। तो प्लानिंग कमीशन की डिसॉल्व होने के बाद ही नीति आयोग आया है। तो ये आया है अगस्त 2014। ओके। तो यहाँ पे इसको डिसॉल्व कर दिया गया था। उसके बाद जो नीति आयोग है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट में। उसके सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे हाउ मेनी सीट्स डिड एनडीए 4 गॉट इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस। तो 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तो ये कौन से नंबर के इलेक्शंस थे, ये थे 17th नंबर के इलेक्शंस। ठीक है। तो वहाँ पे एनडीए 4 का मतलब क्या है कि एनडीए के साथ मर्ज होकर बीजेपी कितनी बार आ चुकी है, ये 4 टाइम आई है 2019 में। तो इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी 350। ठीक है ना। तो बीजेपी एंड एनडीए दोनों को मिला के 350 सीटें इन्होंने जीती थी आउट ऑफ 543। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8th वाला इन विच ईयर द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस नोन एज द बैंगडंग कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो बैंगडंग कॉन्फ्रेंस जो है ये एफ्रो एशियन कंट्रीज का पूरा एक कॉन्फ्रेंस बनाया जाता है। और यहाँ पे क्या है, एक तरीके से नैम बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि नैम जो है ये इसी का लीनेज है, किसका, बैंगडंग कॉन्फ्रेंस का। ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये कब बना था, ये बना था 1955 में, जहाँ पे एशिया के कंट्रीज और अफ्रीका के कंट्रीज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे बैंगडंग कॉन्फ्रेंस में बनी थी ये। उसके बाद 9th क्वेश्चन है व्हेन डिड द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एमर्ज। तो ग्लोबल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आइडियाज़ है ना, ये कब से आने लगे हमारे ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंडर में, तो ये आने लगी 1990 से। और 1992 में हमने देखा था जो अर्थ समिट होता है रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद 10th क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं दोनों। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, 10th एंड 11 के लिए इंप्लीमेंट होगी ये दोनों, जो इसका ये कॉमन रहेगा, है ना, और जो कोड्स हैं। तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन देख लेते हैं इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जैम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल में इंडिया और चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज को क्या छूट दी गई हुई थी, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज थे, है ना। तो इनको क्या है, एक तरीके से ये छूट दी गई थी कि भाई जो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे
हो तो आप कर सकते हो, आपको थोड़ी सी छूट दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप बहुत पिछड़े हुए थे उस समय पे, तो आप नहीं कर पाए थे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। क्योंकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो एनवायरनमेंट हमारा इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, तो इसका जो रीज़न है वो मेन यही है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ना, जो डेवलप होके आ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो उन्होंने पहले दूषित किया है हमारे एनवायरनमेंट को, तो उसका जो रिजल्ट है वो अभी देखने को मिल रहा है। तो इन कंट्रीज़ की तो कोई गलती नहीं है, इसलिए इनको यहाँ पे थोड़ी सी छूट दी गई है। ओके, तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या है? देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेज गैसेज, जो 6 तरीके की ग्रीन हाउसेज गैसेज होती हैं ना, तो उसके बारे में बोल रहा है। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वाज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये देखो, ये तो इंडिया है, चाइना है और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा एक समय पे बहुत ज़्यादा गरीब थे। उन्होंने अपने आप को किस तरीके से डेवलपिंग स्टेज पे लेकर आए हैं ये लोग, तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है इन लोगों ने, इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन किया है, तो ये चीज़ तो उन्होंने बाद में की है। ओके, तो ये इसका सही रीज़न है। तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इतना नहीं बनता है, क्योंकि जितना डेवलप्ड कंट्रीज़ का बनता है, जैसे यूएसए है, यूरोपियन यूनियन वगैरह, लाइक दिस। ठीक है, उसका 11th क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम बिगेन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1989। तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम बनाने का जो एरा है ना, जो समय शुरू होता है, वो 1989 से ही होता है, जब ग्रांड अलायंसेस आने लग जाती हैं। तो इलेक्शंस इन 1989 लेड टू द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड एंडेड द डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। ये बिल्कुल सही है। 1989 में जो कांग्रेस है ना, वो अपनी खुद की सिंगल पार्टी पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको अलायंस करना पड़ा था दूसरी पार्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है, इसका रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है इसका असर्जन। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और यहाँ पे भी ये चीज़ सेम ही बता रहा है, बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके मूव करते हैं 12th क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो आपको जो है ना इनके सीक्वेंस बताने हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपको बता रखी है सारी डेट्स। तो पहला इसमें आएगा स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये 1992 में था। ठीक है, जहाँ पे हमारा रियो डी जेनेरियो वाला समिट हुआ था ना, इस रिलेटेड है। उसके बाद क्या है? जनरल असेंबली स्पेशल सेशन ऑन द एनवायरनमेंट। ये कब होता है? 1997 में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी जिसको बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2012। उसके बाद यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये कब हुआ था? ये फिलहाल अभी हुआ था 2023 में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। अब मूव करते हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ पे 13th क्वेश्चन देख लेंगे। हु वाज पोटी श्रीरामुलु, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ हिज इंडेफिनेट फास्ट। तो पोटी श्रीरामुलु कौन थे और इनके इंडेफिनेट फास्ट का जो कारण है वो क्या निकलता है, क्या आउटकम्स इसके निकलते हैं? तो ये कांग्रेस के लीडर थे और ये गांधी आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ये गांधी के साथ सत्याग्रह में भी शामिल थे, गांधी जी के साथ। और इन्होंने क्या है, एक इंडेफिनेट फास्ट रखा था 56 डेज का, तो जिसके दौरान क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये क्यों रखा था? क्योंकि आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग करना चाहते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके से अनशन पे बैठ जाते हैं, प्रोटेस्ट पे, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है 1952 में। ओके, उसके बाद 14th क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन कांग्रेसिज्म। तो ये क्या है? एंटी कांग्रेस है ना। तो इसमें राम मनोहर लोहिया जो है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, राम मनोहर लोहिया जो है, उन्होंने ये आइडियोलॉजी दी थी अपनी, नॉन कांग्रेसिज्म। क्योंकि ये बोलते थे कि कांग्रेस जो है वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है और पुअर लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन्होंने ये चार्जेस लगाए थे कांग्रेस के ऊपर। इनके द्वारा दिया हुआ जो सिस्टम था ना, उसी का नाम क्या है? नॉन कांग्रेसिज्म बोला जाता है। उसके बाद 15th क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1969। तो 1969 में कांग्रेस के स्प्लिट होने के कारण आपको बताने हैं। तो यहाँ पे कारण सीधी सी बात है भाई, सिंडिकेट पार्टी एंड इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे क्या है, सिंडिकेट पार्टी जो है वो उसके अगेंस्ट में जाने लग जाती है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी जो है उनके खिलाफ कुछ से काम कर देती हैं, जिसकी वजह से उसमें स्प्लिट आ जाता है। उसका सेकंड है प्राइवी पर्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि भाई वहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स को जो एक तरीके से भत्ता, अलाउंसेस वगैरह मिलते थे, वो इंदिरा गांधी ने बंद करवा दिए थे। तो इसी की वजह से क्या है, सिंडिकेट पार्टी के जो लीडर होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पे जो पार्टी है वो 2 हिस्सों में बट जाती है। तो उसको बोलते हैं हम कांग्रेस ओ और दूसरे वाले को बोलते हैं कांग्रेस आर। तो इस तरीके से इसका स्प्लिट हो जाता है। उसका 16 क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन। तो आपको यहाँ पे यूएन के 2 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो कि भाई यूएन जो है वो पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और दूसरा क्या है कि ये कोऑपरेटिंग करती है, मतलब एक तरीके से कोऑपरेशन मेंटेन करती है सारे कंट्रीज़ के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को हटवाती है। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। उसके बाद 17th क्वेश्चन हम देखेंगे, नेम एनी 2 फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ यूएन। तो आपको जनरल असेंबली के यहाँ पे कोई भी 2 काम लिखने हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि जनरल असेंबली जो है वो यूएन चार्टर को फॉलो करती है, और यहाँ पे क्या है, ये भी पीस एंड सिक्योरिटी को, मतलब इंटरनेशनली जो पीस एंड सिक्योरिटी है इसको बरकरार रखती है। उसके बाद यहाँ पे 18th क्वेश्चन हम देखेंगे, वाई आर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड, एक्सप्लेन। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्यों बनी थी, ये मैंने आपको कई बार वैसे बताया है कि जब कोई भी पार्टी अपने दम पे खड़ी नहीं हो पाती थी तो वो कोलाइड करती थी, किसी के साथ अलायंस करती थी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका फॉर्मेशन शुरू होता है, और सिंगल पार्टी जब नहीं खड़ी हो पाती है, उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तब वो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप इसको जरूर अटेम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना। सेक्शन सी देख लेते हैं। 19th क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉन ट्रेडिशनल नोशन टू द सिक्योरिटी। तो आपको कोई भी नॉन ट्रेडिशनल नोशन डाल देने हैं यहाँ पे, जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में आप डाल सकते हो, ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में डाल सकते हो। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या डाल सकते हो कि भाई ह्यूमंस की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ऊपर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही होता है किसी भी वर्ल्ड के कंट्री का। तो कंट्रीज़ को अपने सिटीजन्स का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जो अपने ही देश में मारे जाते हैं, तो जैसे सीरिया, हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो किस तरीके से उनको सेव करना है, ह्यूमन को सिक्योर करना है, तो ये सब आप डाल सकते हो उसमें। दूसरा क्या डाल दोगे आप, ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में डाल दो कि भाई ग्लोबली हम जो लोगों को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, है ना, उनको कैसे एपिडेमिक से बचा सकते हैं, क्या जैसे एड्स है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, और वैसे तो अभी फिलहाल जो है कोरोना ही निकला है, तो उसके बारे में भी हम डाल सकते हैं। 20th क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेप्स मस्ट बी अडॉप्टेड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो सबसे पहले भैया हमें पेड़ों को काटना बंद करना पड़ेगा, हमें ना डिफॉरेस्टेशन से एफॉरेस्टेशन पे आना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आप टेरेस फार्मिंग कर सकते हो, क्योंकि हिली रीजन में क्या होता है, फ्लैट सर्फेस नहीं होता तो वहाँ फार्मिंग नहीं हो सकती, इसलिए आप टेरेस फार्मिंग वहाँ पे कर सकते हो। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश कर सकते हो। और चौथा आप क्या कर सकते हो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे आज की डेट में क्या है, पेट्रोल जो है इसमें हम एथनॉल मिला के देने लगे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको एथनॉल मिलाने लगी है पेट्रोल में। तो ये क्या है, एक सब्स्टिट्यूट है, जैसे 20% जो है एथनॉल पेट्रोल में मिला के दिया जाने लगा है। तो जिससे क्या है, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जॉस्टेबल भी होते हैं इस वजह से। उसके नेक्स्ट क्या है, 21st क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो होता है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ब्रांच है आपके IMF और WTO। ठीक है ना। तो उसके बारे में आप लिख देना कि भाई किस तरीके से यहाँ पे जो डिफरेंट कंट्रीज होते हैं वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, और किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 22nd, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी के 4 फीचर्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये इंस्पायर्ड थी, है ना, रशियन रेवोल्यूशन से, बोल्शेविक जो वहाँ पे था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था जो, तो उससे इंस्पायर्ड थी ये एक तरीके से। और यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है ये देखी गई है केरला के अंदर, है ना। और ये क्या है, ये पार्टी जो है ना ऐसे बोलती थी कि भाई हमें जो इंडिपेंडेंस मिला है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिला है, उसके अगेंस्ट में थी, थोड़े इसके जो आइडियाज़ थे वो थोड़े डिफरेंट थे। तो हमें अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंस नहीं मिला है, और इंडिपेंडेंस लेने का जो तरीका है वो गलत था। तो ऐसे करके ये यहाँ पे क्लेम करती है, जिसकी वजह से दंगे भी होते हैं तेलंगाना के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, लेकिन धीरे धीरे जो इस पार्टी ने सुधार किया है, अब ये वॉलेंट से, मतलब एक तरीके से वॉलेंट रेवोल्यूशन से अब जो है ये इलेक्शंस पे आ चुकी है। अब ये पार्टी खड़ी होती है, इलेक्शंस वगैरह लड़ती है और जीतती भी है। उसके बाद यहाँ पे और में देख लेंगे, व्हाट वर द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द 4th जनरल इलेक्शन इन इंडिया इन 1967 ऑन द डायनेमिक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसमें क्या है, आप 1967 के जो जनरल इलेक्शंस हुए थे ना, तो उसमें क्या है, डायनेमिक चेंजेस हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में आए हैं, उसके बारे में आप डाल सकते हो यहाँ पे कि जैसे भाई 1967 में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो तो थे नहीं, तो उसके बाद से जो हमारे इंडिया की हालत होती है वो क्या होती है, जो कांग्रेस है ना वो पूरी मतलब डगमगाने लग जाती है यहाँ पे। तो जितने भी नॉन कांग्रेसिज्म वाले जो लीडर होते हैं ना, जो नॉन कांग्रेस, जो एंटी कांग्रेस होते हैं, वो एक दल बना लेते हैं जिसको बोलते हैं संयुक्त विधायक दल करके, ऐसी कुछ था। ठीक है ना। तो उसको ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, कांग्रेस के खिलाफ
हो जाते हैं एक तरीके से। तो ये सारे चेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिले थे। उसके बाद जो लेफ्ट पार्टी होती है वो उनके अगेंस्ट में हो जाती है, और जो भी मतलब जो भी कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे वो सब लोग क्या होते हैं, कांग्रेस के एंटी हो जाते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने नॉन कांग्रेसिज्म की थ्योरी दी थी। तो ये सब कुछ आप डाल देना इसमें। उसको 23rd क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड द इजराइल। वेरी इंपॉर्टेंट और ये एडेड टॉपिक है। आपको इंडिया और इजराइल की जो रिलेशन है ना, इस पर फोकस करना है स्टूडेंट। तो ये क्या है, जैसे 1992 में जो इजराइल है ना वो हमारे इंडिया में अपनी एम्बेसी बना लेती है। उसके बाद से हमारा जो इंडिया है और ये इजराइल है, इसके बीच में बायलैटरल ट्रेड्स वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो इसको कंसिडर किया जाता है इजराइल को, वो बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है 1996 से ही, 1998 में, है ना, और अभी फिलहाल। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग जो हैं वो मिलके काम कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो इजराइल गए थे 2017 में, और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना बेंजामिन नेतन्याहू, वो 2018 में इंडिया में आए थे। तो उसके बाद और भी हम देख लेंगे, एक्सप्लेन हाउ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स पॉलिटिकल लीडरशिप, सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल फ्रॉम इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो आपको इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में डाल देना है ना, नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी ना उसी के बारे में आपको डालना है, कि जैसे भैया नैम को लेकर आए थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को, पंचशील ट्रीटी जो हुई थी हमारे बीच में, कि भाई किसी को भी बीच में इंटरफेयर नहीं करना है किसी के मैटर्स में। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि भाई हम किसी भी ब्लॉक को नहीं ज्वाइन करेंगे, ना यूएसए को ना यूएसएसआर को। उसके बाद क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हम कायम रखेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट्स हम रखेंगे। तो यहाँ पे मूव करेंगे सेक्शन डी में। तो यहाँ पे 24th क्वेश्चन में एक पैसेज दे रखा है जो आसाम मूवमेंट से रिलेटेड है, जो 1979 से लेकर 1985 के बीच में हुआ था। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके आंसर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, द आसाम मूवमेंट वॉज लेड बाय द ग्रुप नेम। तो जो आसाम में मूवमेंट हुआ था तो उस ग्रुप का नाम क्या था जो मूवमेंट कर रहा था, तो उसका नाम था ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है ना, तो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, यानी आंसर बी इज द करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डिड द आसामीज सीक द डिटेक्शन एंड द डिपोर्टेशन ऑफ द आउटसाइडर। तो यहाँ पे जो है किस तरीके से जो आसामीज हैं वो चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं बाहर के लोगों को, और कैसे डिपोर्ट करवाते हैं उनको। तो यहाँ पे क्या है, डिटेक्ट किए जाते हैं बंगाली मुस्लिम्स, क्योंकि ये क्या है, बांग्लादेश से मर्ज हुए हैं आसाम के अंदर, इस तरीके से। उसके नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है कि जो फॉरेन नेशनल्स विल बी रिड्यूस टू द इंडिजीनियस आसामीज टू द माइनॉरिटीज़। तो जिसकी वजह से क्या है, अगर ये मर्ज हो जाएंगे, आसाम के अंदर माइग्रेट हो जाएंगे, तो यहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, और यहाँ के जो इंडिजीनियस पीपल हैं, आसामी हैं, वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद व्हाट वर द इकोनॉमिक इश्यूज टेकन अप एज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट। तो ये दोनों ही चीज़ था कि भाई ये जो मूवमेंट है ये क्यों चलाया जा रहा था, ताकि हमारे आसाम में पॉवर्टी ना फैले और अनएम्प्लॉयमेंट ना फैले। ठीक है ना, तो ये दोनों ही प्रॉब्लम की वजह से बचने के लिए लोगों ने यहाँ पे ये मूवमेंट चलाया था। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट बोल रहा है, आसाम मूवमेंट एक्सप्रेसेस। तो आसाम मूवमेंट जो है ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये करता है रीजनल एस्पिरेशन। ओके उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 25th क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ABCD प्लेसेस जो है वो मार्क करके दी गई होंगी, तो आपको इनकी लोकेशंस को करेक्ट करके डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं, द स्टेट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द बाइफर्केशन एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन इन 1947। तो ये एक्चुअली में क्या था, यहाँ पे एक स्टेट नहीं था, यहाँ पे दो स्टेट थे। एक था आपका पंजाब, दूसरा था वेस्ट बंगाल। तो जो भी आपके मैप पे मार्क करके दी होगी ना लोकेशन, तो वहाँ पे आप उसका नाम डाल देना, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और यहाँ पे इन लोगों को अलग करना बहुत मुश्किल था, कि क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम्स भी थे और हिंदूज भी थे, तो जिसकी वजह से इनको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पार्टीशन में अलग करने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जो अभी हमने देखा वेस्ट बंगाल। तो आप फर्स्ट में कहाँ डाल दोगे, ए में यहाँ पे मार्क कर रखा है, ए इज द करेक्ट आंसर। उसका सेकंड वाला यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ प्रिंसली स्टेट हुज रूलर रेजिस्टेड इट्स मर्जर विद इंडिया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि भाई कहाँ का मार्क कर रखा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये था जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये मर्ज नहीं होना चाहता था इंडिया के अंदर, ये प्रिंसली स्टेट ही रहना चाहता था, जो राजा हरि सिंह थे। तो उन्हीं के फिर बाद में क्या होता है, जिस तरीके से भाई वहाँ पे अटैक कर दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, जो POK जब वो उस समय पे अलग हो जाता है, तो उसी समय पे यहाँ पे जो है वो आते हैं और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन को साइन करते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट कौन सा था, यहाँ पे जो मार्क कर रखा है, ये आंसर हो जाएगा हमारा डी।
तो थर्ड वाला देखेंगे, द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी फेल्ड टू विन मेजोरिटी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हैं यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। कौन से स्टेट में? ये था केरला, क्योंकि केरला में कम्युनिस्ट पार्टी थी उस वजह से। फोर्थ वाला देखेंगे, द स्टेट विच वॉज क्रिएटेड इन 1966। तो 1966 में कौन सा स्टेट जो है क्रिएट किया गया था? तो ये क्रिएट किया गया था हरियाणा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स बी, और उसके बाद यहाँ पे आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो हरियाणा जो है ये पंजाब से अलग होता है, 1966 में इसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे ये कार्टून दे रखा है, इस कार्टून को आपको जज करना है और यहाँ पे जो इसके क्वेश्चंस दिए हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि हु वॉज हेड ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द नेशनल फ्रंट इन 1989। तो नेशनल फ्रंट जो है ये किसने बनाई थी? वीपी सिंह ने बनाई थी। एक्चुअली क्या था, ये पूरी अलायंस पार्टी थी, क्योंकि इसी समय पे स्टार्ट हो जाते हैं ना ग्रांड अलायंस वाला जो सीन था, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो वो इसी समय पे स्टार्ट हो जाती है। अब ये अकेले कैसे बन सकते हैं ना, तो इनके साथ भी क्या है, बहुत सारे जो अलग अलग लीडर्स थे, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने पार्टी बनाई थी और ये वीपी सिंह जो है उस समय पे प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं। ठीक है ना, तो नेशनल फ्रंट से ये बिलोंग करते हैं। लेकिन देखिए आप इस पिक्चर को देखिए कि ये जो यहाँ पे खड़े हैं, ये एक तरीके से इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो दूसरे लीडर्स के हाथ में है, इसीलिए क्या है, पपेट जैसा काम करेंगे ये। ठीक है, क्योंकि ये बंधे हुए हैं ना इन लोगों से, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंस जो डिसीजंस हैं वो नहीं दे सकते थे किसी को भी। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, व्हाई वाज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय हिम कॉल्ड अ पपेट गवर्नमेंट। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो स्ट्रिंग है वो दूसरे लीडर्स के हाथ में, इसीलिए पपेट वाला काम करेंगे। उसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द आउटसाइडर्स। तो यहाँ पे जो भी फंक्शनिंग हो रही है, जो भी प्रोसेस हो रहा है गवर्नमेंट का, वो आउटसाइडर्स के द्वारा हो रहा है विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को बिना ज्वाइन करे हुए यहाँ पे एक तरीके से रेगुलेट करवा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल देना, ये हो जाता है हमारा कार्टून बेस्ड कंप्लीट। नाउ मूव करेंगे सेक्शन ई पे। तो यहाँ पे 27th क्वेश्चन देख लेंगे, एग्जामिन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ चाइना टू ओवरटेक द यूएस एज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 2040। तो यहाँ पे चाइना जो है वो किस तरीके से ओवरटेक कर लेगी यूएस की इकोनॉमी को, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है कि 2040 तक जो है हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी बन के दिखाएंगे, यूएस को भी पीछे कर देंगे। तो ये किस बेस पे बोल रहा है इस तरीके से? क्योंकि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या है, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का साथ है ना, इसके साथ इसने जो इंटीग्रेशन कर रखा है चाइना ने, तो इसकी वजह से इसके पास क्या है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि जब से इसने ओपन डोर पॉलिसी की है, तब से वहाँ पे काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है कैपिटल में, टेक्नोलॉजी में, मतलब ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है, एक तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर में काफ़ी काम कर रहा है ये। ठीक है ना, तो वेस्टर्नाइजेशन को भी ये पीछे करता जा रहा है धीरे धीरे, मॉडर्नाइजेशन में भी, इंडस्ट्रीज़ में, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, मिलिट्री में, एवरीथिंग। ठीक है ना, तो 1980s के बाद से ही हमने ये सारे चेंजेस जो हैं ये चाइना के अंदर देखे हैं। और चाइना जो है ये 1980 के बाद जो है ये वर्ल्ड बैंक का और IMF जो है उसका भी पार्ट बन चुका है। और में देखेंगे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द शॉक थेरेपी ऑफ द यूएसएसआर विद द ओपन डोर पॉलिसी ऑफ चाइना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या क्या कंपैरिजन है चाइना एंड यूएसएसआर के बीच में और क्या कॉन्ट्रास्ट है ना। तो यहाँ पे जैसे एक तरीके से चाइना ने भी क्या काम किया था कि भाई सबसे पहले इसने क्लोज डोर पॉलिसी जो है अपनाई थी, पहले हमें अपने देश का ही विकास करना है, अंदर ही अंदर, बाहर से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना कोई ट्रेड करनी है, जो भी प्रोडक्शन करना है वो अपने देश में करो। लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, उनको लगता है कि भाई अब हम बाहर की चीज़ें जो हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर बेच भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो यहाँ से फिर शुरू होता है डेंग जियापिंग की ओपन डोर पॉलिसी। तो ओपन डोर पॉलिसी के बाद जो है इसमें काफ़ी चेंजमेंट आता है इसकी इकोनॉमी में। लेकिन यूएसएसआर ने क्या किया था, पूरी तरीके से इसने यहाँ के लोगों ने बगावत कर दी थी। तो इसी वजह से क्या है, इसको बहुत ज़्यादा मार झेलनी पड़ी थी इस कंट्री को, है ना। तो क्योंकि लोग जो हैं उनको प्रॉपर जो बेनिफिट्स है वो सरकार से नहीं मिल पा रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं। लेकिन चाइना जो है ये धीरे धीरे अपनी जो पॉलिसीज है उसको ओपन करता है, पहले ही प्राइवेटाइज करता है एग्रीकल्चर को, फिर इंडस्ट्री को, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप ये बढ़ता है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि भाई इनकी जो कंपैरिजन वो सेम ही है, ये भी एक तरीके से सोशलिस्ट मॉडल को ही फॉलो करता था पहले चाइना। लेकिन बाद में जो है इसने क्या किया, इसने अपनी गवर्नमेंट तो क्या कर रखी है, कम्युनिस्ट कर रखी है, मतलब पूरी तरीके से ये लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है। लेकिन इसने जो अपनी इकोनॉमी है ना वो कैपिटलिस्ट कर रखी है, ताकि प्राइवेटाइजेशन हो सके, है ना। हर फील्ड में ये आगे हो गया है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया है,
है अपने, बस यहाँ पे यही डिफरेंस है इन दोनों की आइडियोलॉजी का, क्योंकि इसने जो काम किया है बहुत अच्छे तरीके से किया है चाइना ने, और यूएसएसआर ने थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट पे उतर आए थे इस वजह से। ओके, तो ये आप पूरा डाल सकते हो, और भी आपको पॉइंट्स जो हैं वो याद होंगे, आप डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28th, एग्जामिन द कॉमन इश्यूज ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। तो साउथ एशियन कंट्रीज की कॉमन प्रॉब्लम क्या है, जैसे इंडिया है ना, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जितने भी हमारे सार्क वाले कंट्रीज हैं ये सब साउथ एशियन कंट्रीज में आते हैं। तो इनकी पहली प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स पॉवर्टी, गरीबी है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से। दूसरा क्या है, ह्यूमन राइट्स अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या डाल सकते हो आपकी, जो डेमोक्रेसी तो है लेकिन सभी में डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी के लिए जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस की जाती है वो भी एक दिक्कत आप डाल सकते हो। और क्या डाल सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट डाल सकते हो, है ना, कि जो औरतें हैं वो यहाँ पे इतना फ्रीली नहीं है जितना कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, जितना उनको फ्रीडम मिलता है ना हर तरीके से। तो आप वैसे इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, ठीक है। उसका नेक्स्ट में देखेंगे हम, इनिशिएट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड द मेंशन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे श्रीलंका के अंदर, जहाँ पे तमिल टाइगर्स और सिंघालास के बीच में होते हैं, तो ये आप डाल देना। उसके बाद 29th क्वेश्चन बोल रहा है, मेंशन एनी 3 पॉजिटिव एंड द 3 नेगेटिव ऑफ द सोवियत सिस्टम इन द सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव पॉइंट्स क्या डाल सकते हो कि जो सोवियत इकोनॉमी थी वो काफ़ी डेवलप्ड थी अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम देखें, बस यूएस को छोड़ के। और यहाँ पे जो उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो बहुत अच्छा था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पे थे, मशीनरीज प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। ये सारे आप पॉजिटिव में डाल सकते हो। और क्या डाल सकते हो कि जैसे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अगर कोई बंदा वहाँ पे है तो उसकी भी लाइफ बहुत अच्छे से वहाँ पे गुजरती थी, क्योंकि गरीबी नहीं थी, है ना, एम्प्लॉयमेंट सब लोगों के लिए वहाँ पे था, गवर्नमेंट इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती थी। सोशलिस्ट मॉडल में वैसे ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, ठीक है, वेलफेयर स्कीम्स चलाती थी सरकार, लैंड एंड जो प्रोडक्टिविटी असेट्स है ना वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में कंट्रोल थे सोवियत स्टेट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप क्या डालोगे कि जैसे ब्यूरोक्रेसी फैलती जा रही थी धीरे धीरे, और जो भी पैसा था ना, जो भी देश की इकोनॉमी थी, वो ज़्यादातर पैसा जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो कम पड़ती जा रही थी। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया था इनके यहाँ पे, और फूड शॉर्टेज हो गया था, तो जिसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हम तो पैसा इतना रखते नहीं है, और हमारा पैसा जो है सरकार रखती है और उसके लिए भी फिर हमें अच्छे से यूज़ नहीं करवा रही है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे लोग जो है गुस्से में बोलते हैं कि हमें कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाली इकोनॉमी ही चाहिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट एंड गिव एनी 6 रीजंस बिहाइंड इट। क्यों सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या था भाई, इंटरनल जो वीकनेसेस थी ना सोवियत यूनियन की पॉलिटिक्स की, कि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी, लोगों को इतना लिबरेशन नहीं देते थे, है ना, और लोगों को क्या है, एक तो ये अकाउंटेबल नहीं थे ना, लोग अगर कुछ पूछें तो उसके आंसर्स देना ये जरूरी नहीं समझते थे। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना यहाँ पे लोगों के मन में एक डाउट क्रिएट करती जा रही थी। उसका 30 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो ये आपको जरूर आना चाहिए। हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन हुआ था तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोसेस था पार्टीशन। तो पार्टीशन का प्रोसेस जितना ईजी दिखता है ना उतना ईजी था नहीं, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेली हैं इस पार्टीशन के चक्कर में, क्योंकि जो एक हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री बनाने थे, तो मुस्लिम मेजोरिटी जो है ये पाकिस्तान को बना दिया जाता है, लेकिन सारे लोग जो है पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो अब्दुल गफ्फार खान जो है ना वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे, वो यहीं इंडिया में रह के यहाँ पे पार्टीज़ में रहना चाहते थे, लेकिन उनको जाना पड़ता है ना। और फिर फाइनली क्या होता है, जो 14 और 15 अगस्त आता है तो उसमें क्या है, 14 अगस्त को हम पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 15 को अपना मनाते हैं, तो भाई ये अलग हो जाते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस था ना ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था लोगों के लिए स्पेशली। उसके बाद क्या है नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि इट इज़ सेड दैट द नेशन इज़ टू अ लार्ज एक्सटेंट एंड इमेजिन्ड community held together for the common beliefs, history, political aspirations and the imaginations, identify the features that makes India a nation। ये आपका वैल्यू बेस्ड है, आपको खुद अपने आइडियाज़ इसमें डालने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। और ये आपके इंडिया के बारे में ही बोल रहा है कि इंडिया जो है इतना बड़ा कंट्री होने के बाद भी किस तरीके से जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करके रखता है ना, किस तरीके से अपना जो एक इमेंस डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखता है। मल्टीलिंगुअल है हमारा कंट्री, मल्टी रिलीजन है ना, मल्टी कल्चरल है और मल्टी रीजनल है, ठीक है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो इंडिया है वो कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, और कितनी सारी अप्स एंड डाउन्स आते हैं तब भी हम लोग जो है सारे इंटीग्रेट रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डालना है, बिकॉज इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पे काम करता है, ठीक।
तो ये जो सारे प्रिंसिपल हैं ना इंडिया के, कि इक्वालिटी रखनी है, फ्रीडम रखना है, प्रोटेक्शन करना है, कोई भी सोशली एंड इकोनॉमिकली जो भी बैकवर्ड लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, रीजनल रेसेस, कास्ट वगैरह, इन सब से लोगों को बचाना है। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही एक पार्ट है और जिसको हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल देना। ये आपके बेस मतलब आपका वैल्यू बेस्ड एक क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको अपने खुद के आइडियाज़ लिखने कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर 8 जो है ये कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये सैम्पल पेपर अच्छे से समझ में आया और बाकी के जितने भी मैंने पढ़ाए हैं अगर वो समझ में आए हैं, तो आप ज़रूर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपने जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, है ना। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत पास आते जा रहे हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और मैं उनको कुछ नॉलेज जो है वो दे पा रही हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मोटिवेट रहिए। ओके, थैंक यू।